केजीएस बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज का ये चौथा वीडियो है, चौथा टेस्ट है। आइए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से गुण प्रकाश के नहीं है। यहां नहीं पूछा जा रहा है, यहां 4 गुण दिए गए हैं, एक वर्णी, विद्युत चुंबकीय, व्यतिकरण और ध्रुव। तो इनमें से विद्युत चुंबकीय होता है, ये व्यतिकरण भी इसमें होता है यानी इंटरफेरेंस होता है, ध्रुवीकरण भी प्रकाश का होता है, लेकिन ये एक वर्णी नहीं होता है। तो केवल एक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये बहुवर्णी होता है, बहुवर्णी होता है प्रकाश। दूसरा प्रश्न है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। इंद्रधनुष बनने में कौन कौन सी घटनाएं होती है। इसका सही आंसर होगा अपवर्तन और परावर्तन। इसमें अपवर्तन भी होता है, परावर्तन भी होता है और वर्ण विक्षेपण भी होता है। वर्ण विक्षेपण भी होता है, वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। देखिए, इंद्रधनुष जो है बारिश की बूंदों में प्रकाश के अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन और पुनः अपवर्तन के कारण बनता है। सूर्य का प्रकाश बूंद में प्रवेश करते समय अपवर्तित हो जाता है, फिर बूंद जो है पिछली सतह से परावर्तित होता है, फिर बाहर निकलते समय पुनः अपवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया में वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन भी होता है, जिसके कारण 7 रंग दिखाई पड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंद्रधनुष अपवर्तन और परावर्तन के संयोजन से बनता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। टीक ये कैसे प्राप्त होगा, तो ये प्राप्त होता है नीला, हरा और सफेद को मिलाने से, तो इसका 3 हो जाएगा। मोव जो है ये प्राप्त होता है हमें नीला, लाल और सफेद को मिलाने से। श्यान प्राप्त होता है हमें हरा और नीला को मिलाने से, और मेजेंटा प्राप्त होगा लाल और नीला को मिलाने से। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 4 1 2। देखिए, आरजीबी मॉडल में ये रहा आपका RGB, मतलब रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, इसमें अगर आप ग्रीन और ब्लू को मिला देंगे, ग्रीन और ब्लू को मिलाने से हमें मिलता है श्यान। ठीक है, श्यान मिलता है। और आप अगर रेड और ब्लू को मिलाते हैं तो आपको मिलता है मेजेंटा, ठीक है, मेजेंटा। और रेड और ग्रीन को मिलाते हैं आप तो आपको मिलता है पीला, येलो। ठीक है, पीला। अब आप इन रंगों को आपस में मिला देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, व्हाइट। ठीक है, उजला प्राप्त हो जाएगा। तो अगर आप रेड, ब्लू और व्हाइट इनको मिलाते हैं तो आपको मिलता है मोव मिलेगा। और आप अगर ग्रीन, ब्लू और व्हाइट को मिला देंगे तो आपको मिल जाएगा टीक। तो वही है, इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो वाट जो है, वाट शक्ति का मात्रक है, ये 4 से सम्मिलित हो गया। नॉट जो है ये संबंधित है समुद्री जहाज की गति से। नॉटिकल ये है नौ संचालन से संबंधित, नौ संचालन यानी नेविगेशन से, नेविगेशन से संबंधित है। और कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन सी, 4 3 2 1। प्रश्न है, पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण निर्भर करता है द्रव्यमान पर, त्रिज्या पर, द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर, या तो द्रव्यमान पर या तो त्रिज्या पर। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह द्रव्यमान पर भी डिपेंड करता है और त्रिज्या पर भी। जैसा कि हम जानते हैं G = Gm/r होता है। ठीक है, यहां G जो है ये कांस्टेंट है, M क्या हुआ, पृथ्वी का द्रव्यमान, और R हो गया आपका पृथ्वी का त्रिज्या, तो यहां त्रिज्या पे भी डिपेंड कर रहा है और द्रव्यमान पे भी डिपेंड कर रहा है, द्रव्यमान पर भी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहां आप देख सकते हैं G = Gm/r²। इसका मतलब क्या हुआ, G जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M का, और G जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R का। मतलब अगर द्रव्यमान बढ़ा तो गुरुत्वीय त्वरण भी बढ़ेगा, और अगर त्रिज्या बढ़ा तो गुरुत्वीय त्वरण घटेगा, और त्रिज्या घटा तो गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा। प्रश्न है, न्यूटन के गति के नियम के बारे में विचार करें। यहां 4 कथन दिए हुए हैं और पूछा जा रहा है कि सही कथन चुने।
तो सभी कथनों को एक एक करके देखते हैं। पहला कथन है परिवर्तन का प्रतिरोध जड़त्व है और इसे न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं। तो न्यूटन के गति का पहला नियम जड़त्व का नियम ही होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। यह कहता है कि अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहना चाहती है, और कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। बल की परिभाषा न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होती है। यहां पे यह गलत हो जाता है। बल की परिभाषा नहीं मिलती है, बल का व्यंजक मिलता है। द्वितीय गति नियम से व्यंजक प्राप्त होता है F = ma, फोर्स = मास × एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुना त्वरण। ये व्यंजक प्राप्त होता है दूसरे गति नियम से, सेकेंड नियम से, ठीक है। अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा मिलता है बल का परिभाषा मिलता है प्रथम गति नियम से, ठीक है। पहला गति नियम से परिभाषा मिलता है, द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक मिलता है। तो दूसरा कथन हमारा गलत हो गया। तीसरा कथन है हम अपने भार का जो अनुभव करते हैं वह प्रतिक्रिया बल का उदाहरण है। बिल्कुल सही। न्यूटन का तीसरा गति नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो तीसरा कथन सही है हमारा। चौथा कथन देखते हैं, संवेग संरक्षण के कारण ही जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर खिसकती है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी भी सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल एक सी और डी, ए सी और डी कथन सही है। दो तो हमारा गलत हो गया। प्रश्न है तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सतह पर आगे की ओर समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? तेल का मुक्त सतह जो है, सतह कैसा होगा? तो तेल से थोड़ा बढ़ा हुआ, अंशतः बढ़ा हुआ टैंकर जो है आगे की ओर जा रहा है, तो इसमें क्या होगा? इसमें तेल की सतह जो है आगे के सिरे पर ऊपर उठेगी और पीछे के सिरे पर नीचे, पीछे के सिरे पर नीचे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? पिछले सिरे पर गहराई ज्यादा हो जाएगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न है लाइकेन किस प्रकार के संबंध का उदाहरण है? तो लाइकेन उदाहरण है सहोपकारिता का, म्यूचुअलिज्म का। लाइकेन जो है दो जीवों का कॉम्बिनेशन है, एक शैवाल हो गया और एक हो गया कवक, यानी एल्गी और फंजाई का। इस प्रकार के संबंध में दोनों पार्टी जो है एक दूसरे को लाभ प्रदान करते हैं। दोनों को लाभ होता है, दोनों पार्टीज को लाभ होता है, दोनों को लाभ होता है। तो इस तरह के संबंध को बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, सहोपकारिता। जैसे शैवाल को क्या होता है? शैवाल जो है यह भोजन प्रदान करता है, भोजन बनाकर इसको देता है, और कवक जो है इसको आवास देता है। तो दोनों को फायदा होता है। तो लाइकेन एक प्रकार का सहोपकारिता है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि लाइकेन को प्रदूषण सूचक माना जाता है, लाइकेन को प्रदूषण सूचक माना जाता है, और लाइकेन से लिटमस पेपर और सुगंधित पदार्थ बनाए जाते हैं। यह प्रश्न पूछा भी गया है एक बार बीपीएससी में कि लिटमस पेपर में किसका यूज होता है? तो लाइकेन का यूज होता है। सहोपकारिता के और उदाहरण देख लीजिए, माइकोराजा जिसमें कि कवक और पौधे होते हैं, और राइजोबियम जिसमें जीवाणु और दलहन के पौधे होते हैं। सहोपकारिता तो हम देख चुके हैं, दोनों जीवों को लाभ होता है, जैसे लाइकेन, राइजोबियम, दलहन के पौधे। उसके बाद परजीविता देखिए, जिसमें एक लाभ में रहता है, एक पार्टी हानि में रहता है, जैसे अमरबेल और जू हमारे सिर में होता है ना, जू वो क्या करता है? हमारा खून पीता है, तो हमें नुकसान होता है, लेकिन इसको फायदा होता है। सहभोजिता मतलब एक को लाभ होगा, दूसरा को कोई ना लाभ होगा ना हानि होगा, मतलब अप्रभावित रहेगा, जैसे ऑर्किड और वृक्ष। प्रश्न है जलीय पादपों द्वारा मतलब जलीय पौधों द्वारा उपापचयी अपशिष्ट किसके माध्यम से उत्सर्जित होते हैं? मतलब उत्सर्जन कैसे होता है जलीय पौधों में, यह पूछा जा रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विसरण, डिफ्यूजन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता क्या है कि ये अणुओं का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः गति है। मतलब हाई कंसंट्रेशन से
हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। हमारे डेली लाइफ में एक एग्जांपल ले लीजिए, अगरबत्ती। अगरबत्ती, जैसे हम अगरबत्ती जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, पूरे रूम में उसका सुगंध फैल जाता है। यह होता है डिफ्यूजन के कारण। तो जलीय पौधों में जो है विशेष उत्सर्जन अंग नहीं होते हैं। जैसे हमारे शरीर में, हम वेल डेवलप्ड हैं तो हमारे शरीर में एक प्रॉपर उत्सर्जन अंग होते हैं, लेकिन जलीय पौधों में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो क्या होता है, जो भी उत्सर्जन होता है सीधे कोशिकाओं से जल में डिफ्यूजन के द्वारा चला जाता है। प्रश्न है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग में विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है? तो वो कहलाती है अपस्थानिक मूल, ऑप्शन बी। अपस्थानिक मूल को इंग्लिश में बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। जो अपस्थानिक मूल है, एडवेंटिशियस रूट है, ये मूलांकुर के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से, जैसे कि तने से हो, पत्ती से हो या शाखाओं से हो, यहां से निकलती है। ये रूट लैंगिक प्रजनन के बिना ही विकसित होती है। कलम लगाने, दाब लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी निम्न में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है, यानी लीवर को प्रभावित करता है? तो ये किसके कारण होता है? तो ये होता है वायरस के कारण। ऑप्शन ए करेक्ट है, विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग है ये, विषाणु जनित रोग, हेपेटाइटिस बी। यहां पर हेपेटाइटिस के प्रकार देख सकते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। ये सब किसके कारण हो सकता है? तो दूषित भोजन या जल के कारण, रक्त या यौन संपर्क के कारण। प्रश्न है, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो पॉलिश करने पर थायमिन नष्ट हो जाता है, विटामिन B1। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमिन। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। विटामिन B1 की कमी यानी थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी, बेरी बेरी, ये भी याद रखिएगा। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रसित होते हैं? तो डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति को अल्जाइमर भी होता है, अल्जाइमर रोग से ग्रसित होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। अल्जाइमर रोग में क्या होता है? भूलने की बीमारी हो जाती है, भूल जाते हैं। डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? तो क्रोमोसोम 21 की ट्राइसोमी यानी अतिरिक्त प्रतिलिपि बनती है। प्रश्न है, मनुष्य में अंडवाहिनी के किस भाग में निषेचन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एम्पुला में। एम्पुला जो होता है अंडवाहिनी का सबसे चौड़ा भाग होता है। ये अंडवाहिनी का सबसे चौड़ा भाग होता है, चौड़ा भाग। यह है आपका एम्पुला। मनुष्य में जो निषेचन होता है यानी शुक्राणु द्वारा अंडे का जो निषेचन होता है वो अंडवाहिनी के एम्पुला में होता है। एम्पुला जो है अंडवाहिनी का सबसे चौड़ा और लंबा भाग है और इस निषेचन के लिए उपयुक्त जगह है। अंडाशय यानी ओवरी से ओवम मुक्त होता है और फिम्बरी द्वारा अंडवाहिनी में ले जाया जाता है। फिर स्पर्म को योनि और गर्भाशय से होते हुए अंडवाहिनी में पहुंचाया जाता है। वहां एम्पुला में शुक्राणु और ओवम यानी स्पर्म और ओवम का मिलन होता है और जायगोट बनते हैं। निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और जायगोट बनते हैं। प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये होता है द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर। ऑप्शन बी। इसका मतलब ये है कि द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होगा और ना ही नष्ट होगा, सिर्फ पुनर्व्यवस्था होती है उनकी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श ईंधन का गुण है? आदर्श ईंधन का गुण इनमें से कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उच्च ऊष्मीयमान और कम प्रदूषण। ऊष्मीयमान ज्यादा होना चाहिए और प्रदूषण कम होना चाहिए, ये होता है आदर्श ईंधन का गुण। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आदर्श ईंधन जो है उसका प्रज्वलन ताप मध्यम होना चाहिए और लागत भी कम होना चाहिए। संक्रमण धातु कौन नहीं है? ये चार में से संक्रमण धातु इनमें से कौन नहीं है? तो सही आंसर है पोटेशियम। ये जो है संक्रमण धातु नहीं है। बाद बाकी ये तीनों कोबाल्ट, पैलेडियम और क्रोमियम, ये तीनों संक्रमण धातु है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऋणात्मक। इसकी चुंबकीय प्रकृति ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण देख लीजिए, सोना, बिस्मथ, जिंक, तांबा, ये सब क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ये कमजोर यानी दुर्बल प्रतिकर्षण दर्शाते हैं। प्रश्न है, विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि का उपयोग किस धातु के शोधन में किया जाता है?
तो सही आंसर है तांबा। तांबा के शोधन में विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का उपयोग तांबा, जिंक, एल्यूमिनियम, चांदी, सोना इन सब धातुओं के शोधन में भी होता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में लवण दिए हुए हैं और सूची 2 में उसके रासायनिक सूत्र दिए हुए हैं। तो पहला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। जिप्सम, जिप्सम हो गया आपका कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CSO4 2H2O। वॉशिंग सोडा ये हो गया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CSO4 हाफ H2O। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन सी 3, 4, 2, 1। प्रश्न है जब वस्तु की कीमतें लगातार बढ़ती है, कीमतें बढ़ती है और मुद्रा की क्रय शक्ति ये घटती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को कहते हैं महंगाई, इन्फ्लेशन। मतलब कीमतें बढ़ रही है और क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर जो है वो घट रही है, परचेजिंग पावर कम हो रही है। मतलब कि पहले 1 रुपए में हम 2 टॉफी खरीद लेते थे, ठीक है, अब 1 रुपए में हम 1 ही टॉफी खरीद रहे हैं। तो ये क्या हुआ? मुद्रा की परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति क्या हो रही है? घट रही है और कीमतें बढ़ रही है। तो इस स्थिति को बोलेंगे इन्फ्लेशन, महंगाई। अब एक होता है डिफ्लेशन, अपस्फीति। इसमें क्या होता है? कीमतें लगातार घटती है और मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ती है। इन्फ्लेशन का ठीक उल्टा, इसका उल्टा। इन्फ्लेशन में कीमतें बढ़ रही थी और मुद्रा की क्रय शक्ति घट रही थी। डिफ्लेशन में कीमतें घटती है और मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ती है। मंदी क्या होता है? रिसेशन क्या होता है? जब आर्थिक गतिविधियां, उत्पादन, निवेश, रोजगार इस सब में गिरावट आती है, ये सभी कम होते जाती है, तो उस स्थिति को बोलते हैं मंदी, रिसेशन। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन वो अवस्था है जब आर्थिक ठहराव आ जाता है यानी स्टेग्नेशन हो जाता है और साथ में महंगाई भी होती है। मतलब स्टेग्नेशन और इन्फ्लेशन दोनों साथ साथ होते हैं, तब उस स्थिति को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, यानी विकास दर कम और कीमतें ऊंची। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक किन 2 प्रमुख संस्थाओं से मिलकर बना है? तो वर्ल्ड बैंक बना है IBRD और IDA से। इन दोनों से मिलकर वर्ल्ड बैंक बनता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। IBRD मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और IDA मतलब हुआ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो IBRD और IDA इन दोनों को मिलाकर ही विश्व बैंक कहा जाता है। विश्व बैंक समूह की बात करें, वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, तो ये कुल 5 संस्थाओं से मिलकर बनी है। IBRD, IDA, IFC मतलब इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मीगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी और ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इन 5 से मिलकर वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनता है। इसका स्थापना वर्ष आप याद रखिएगा 1944 IBRD का, ये पूछा जाता है बराबर एग्जाम में। प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस कमीशन की अनुशंसा पर की गई थी? तो यह किया गया था हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। ऑप्शन ए करेक्ट है। हिल्टन यंग कमीशन का गठन जो है 1926 में किया गया था और इनकी सिफारिशों के आधार पर ही 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और इसको राष्ट्रीयकृत कब किया गया था? तो यह किया गया था 1949 को। प्रश्न है रिटेल सेवा किस प्रकार की बाजार संरचना का उदाहरण है? तो सही आंसर है एकाधिकार प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी। रिटेल सेवाएं जैसे कि किराना दुकान हो गया, कपड़ों का दुकान हो गया, ब्यूटी सैलून हो गया, मोबाइल शोरूम हो गया, ये सब रिटेल सेवा के अंतर्गत आते हैं। ये उस तरह का बाजार संरचना है जहां पे कई विक्रेता मौजूद हैं, कई सेलर्स हैं, लेकिन प्रत्येक की पेशकश में थोड़ी थोड़ी भिन्नता होती है। तो इस तरह के बाजार को बोलते हैं एकाधिकार प्रतिस्पर्धा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बजटिंग की शुरुआत वर्ष 2005-6 से हुई है? 2005-6 से किस प्रकार की बजटिंग शुरू हुई है भारत में? तो ये हुआ है परिणाम आधारित बजटिंग, ऑप्शन सी। इसमें कितना खर्चा हुआ ये सब नहीं देखना है, उस खर्च से क्या परिणाम हुआ परिणाम देखना है, परिणाम देखना है, खर्च नहीं देखना है, ठीक है।
1973-74 में निष्पादन बजट शुरू किया गया था, परफॉर्मेंस बजट। 1983-84 में शून्य आधार बजटिंग शुरू किया गया था और 2005-6 से परिणाम आधारित बजटिंग, आउटकम बजट शुरू किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी देश के संविधान के मुख्य उद्देश्य को सबसे सही ढंग से व्यक्त करता है? सबसे सही ढंग से, सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन सा है इसमें? तो सही आंसर इसमें हो जाएगा आपको, यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करता है, ऑप्शन सी। संविधान जो है देश का सर्वोच्च कानून माना जाता है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य है किसी भी देश में सरकार की मूल संरचना, उसके कार्य और शक्तियों को स्थापित करना और नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रताओं को सुरक्षित करना। इसीलिए सुनिश्चित करता है कि सरकार अपनी शक्ति का दुरुपयोग न कर पाए, नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहां सही कथन पूछा जा रहा है, तो दो कथन दिए हुए हैं, दोनों को देखते हैं। पहला कथन है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज भारत के संविधान के भाग 4A में सूचीबद्ध है। बिल्कुल सही, भाग 4A में सूचीबद्ध है और अनुच्छेद 51A में, आर्टिकल 51A में है। दूसरा कथन है भारत के संविधान में धार्मिक निरपेक्षता यानी सेक्युलर शब्द जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। यह कथन गलत है, 44वें द्वारा नहीं जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था जो 1976 में किया गया था। तो केवल एक ही कथन सही है, ऑप्शन ए। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज भी जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 1976 में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा सेक्युलर तो जोड़ा ही गया था, उसके साथ साथ सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी भी जोड़ा गया था, मतलब समाजवादी और अखंडता शब्द भी जोड़े गए थे। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं? नहीं पूछा जा रहा है। लोक लेखा समिति इसमें होता है, सार्वजनिक उपक्रम समिति इसमें भी होता है, अनुमानों की समिति इसमें नहीं होता है। इसमें केवल लोकसभा के सदस्य ही शामिल होते हैं, 30 संख्या होती है इसकी। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण समिति इसमें भी होता है। तो हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, अनुमानों की समिति में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। देख लीजिए, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। सार्वजनिक उपक्रम समिति में इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, इसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। एस्टीमेट कमेटी में हम देख ही चुके हैं अभी, 30 सदस्य सिर्फ लोकसभा से होते हैं। और अनुसूचित जातियों और जनजातियों की कल्याण समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तिथि निर्धारित करता है? तो सही आंसर है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन ए करेक्ट है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है। चुनाव की तिथि राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। वहीं पे अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित की जाती है। अध्यक्ष एक बार चुने जाने के बाद फिर से पुनः चुनाव के लिए भी पात्र होते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, लोकसभा विघटित होने पर भी अध्यक्ष का पद खाली नहीं होता है, वे नई चुनी गई लोकसभा के पहले सत्र तक कार्यरत रहते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल के अध्यादेश बनाने की शक्ति का हिस्सा नहीं है? यहाँ पे 4 कथन दिए हुए हैं, कौन सा इनमें जो है राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति का हिस्सा नहीं है पूछा जा रहा है। पहला कथन देखिए, राज्यपाल के पास यह शक्ति केवल तभी होगी जब विधानमंडल या उसके दोनों सदन सत्र में नहीं हो, मतलब जब सत्र नहीं चल रहा हो तभी अध्यादेश लाया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। अध्यादेश बनाने की शक्ति का दायरा राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियों के समान है, मतलब केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश लाया जा सकता है जिस पर राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं, कानून बना सकते हैं। तो ये भी सही है। राज्यपाल स्वयं किसी भी समय अध्यादेश वापस लेने में सक्षम नहीं है, ये कथन गलत है। अध्यादेश को कभी भी वापस लिया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है। तो ये वाला हमारा गलत हो गया। यह एक वैकल्पिक शक्ति नहीं है, बल्कि इसे मंत्रियों की सहायता और परामर्श के साथ प्रयोग करना होता है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यही गलत है बस। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अध्यादेश को विधानमंडल की पुनर्सभा में 6 सप्ताह के भीतर मंजूरी प्राप्त करना होता है और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है अनुच्छेद 213 के द्वारा।
प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य विधान परिषद के प्रावधानों के संबंध में सही नहीं है, कौन सा गलत है? 4 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, बिहार और तेलंगाना राज्यों में विधान परिषद है। बिल्कुल सही बात है। कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है, उसमें बिहार और तेलंगाना भी है। दूसरा कथन है, किसी राज्य की विधान परिषद के कुल सदस्य राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब राज्य विधानसभा में जितने सदस्य हैं उसका 1/3 ही राज्य विधान परिषद में होगा, उससे ज्यादा नहीं। तो यह भी कथन सही है। तीसरा कथन है, सभी सदस्यों का 1/3 स्थानीय निकायों और प्राधिकरणों के मतदाताओं द्वारा चुना जाता है। यह कथन गलत है। ये सभी मतदाताओं के द्वारा नहीं चुना जाता है, सिर्फ सिटिंग मेंबर्स जो भी होते हैं, सिटिंग मेंबर्स, उन्हीं के द्वारा चुना जाता है। सभी मतदाता इसमें भाग नहीं लेते हैं। सभी सदस्यों का 1/12वां हिस्सा, 1/12वां हिस्सा राज्य में रहने वाले स्नातकों द्वारा चुना जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन सी सिर्फ हमारा गलत है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य विधानसभा और विधान परिषद के निर्माण का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 169 में और 171 में किया गया है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, जिसमें कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। वो राज्य है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। विधान परिषद जो है ये स्थायी सदन होता है, ये कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्य 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं, जिसमें हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। सदन के रूप में यह स्थायी है, इसे भंग नहीं किया जाता है। सदस्य जो है वो हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो हैं वो रिटायर होते हैं। ठीक है, 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। अब इसके चयन का तरीका देखिए। 1/3 सदस्य जो है एमएलएस के द्वारा चुने जाते हैं। इसके बाद 1/3 जो है वो स्थानीय निकायों और प्राधिकरणों के सिटिंग मेंबर्स के द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य जो है स्नातक वर्ग के द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 शिक्षक वर्ग के द्वारा चुने जाते हैं। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन की विशेषता नहीं है, पूछ रहा है। नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा स्वतंत्रता, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय एकता, समानता, एकरूपता और समृद्धि जो है केंद्रीकरण की विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से किस आयोग ने राज्यपाल को हटाने के मुद्दे की जांच नहीं की? इसमें नहीं पूछा जा रहा है। तो सरकारिया आयोग ने किया था, ठक्कर आयोग ने नहीं किया था, इसने नहीं किया था। इसने जांच किया था इंदिरा गांधी हत्या का, इंदिरा गांधी हत्या का। ठीक है। वेंकटाचलैया आयोग इसने भी किया था और पंछी आयोग इसने भी किया था। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, सरकारिया आयोग हो गया, वेंकटाचलैया आयोग हो गया और पंछी आयोग हो गया, ये सभी केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित हैं। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए ये आयोग बनाए गए थे। सिर्फ ठक्कर आयोग जो है इसका गठन किया गया था इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो सही आंसर है अनुच्छेद 243 डी, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है पंचायतों में। पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में, और प्रभावी हुआ था 1993 से। इसी के तहत जो है महिलाओं के लिए पंचायती राज व्यवस्था में 33.3% का आरक्षण अनिवार्य किया गया है। मतलब 1/3 सीटें आरक्षित है। यह किया गया है अनुच्छेद 243 के तहत कि पंचायती राज संस्थाओं में कुल सीट का 1/3 भाग और सभी स्तरों पे अध्यक्ष पदों का 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है। और कुछ राज्यों ने सदस्यों और सरपंच के पदों के लिए भी महिलाओं के लिए 50% की आरक्षण की व्यवस्था की है। इसमें है आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तराखंड। निम्न में से कौन सा दर्रा, कौन सा पास मणिपुर में अवस्थित है? तो मणिपुर में अवस्थित है आपका तुजू दर्रा, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये भारत और म्यांमार की सीमा पर है, म्यांमार की सीमा बनाता है। कुछ और दर्रों का नाम याद रखिएगा, पासेस का नाम। एक है पांगसाउ दर्रा, पांगसाउ दर्रा है आपका अरुणाचल प्रदेश में, म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। नाथुला दर्रा ये सिक्किम में है, भारत और तिब्बत के बीच सीमा बनाता है। बोमडिला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है और लिपुलेख उत्तराखंड में है।
लिपुलेख दर्रा जो है ये कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग का एक हिस्सा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन से कथन सही हैं वो हमें ढूंढना है। यहां 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यह जैन धर्म के पंच महाव्रत कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन देखिए, पंच महाव्रत केवल दिगंबर संप्रदाय के साधु साध्वियों द्वारा पालन किए जाते हैं। ये गलत है। सिर्फ दिगंबर ही नहीं, श्वेतांबर भी इसको फॉलो करते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय भी इसको मानते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा कथन गलत हो गया। अपरिग्रह का अर्थ है भौतिक संपत्ति का संचय करना, यह भी गलत है। तीसरा कथन भी गलत है, क्योंकि भौतिक संपत्ति का संचय न करना अपरिग्रह होता है। तो सिर्फ एक ही कथन सही है, ऑप्शन ए। बाद बाकी ये दोनों गलत है। जैन धर्म में अहिंसा मतलब हत्या ना करना, सत्य मतलब कभी झूठ ना बोलना, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य मतलब संयम, और परिग्रह मतलब गैर आसक्ति मतलब धन संपत्ति का संग्रह ना करना। ये सब क्या है? जैन धर्म के पंच महाव्रत है। ये तत्वार्थ सूत्र और आचरण सूत्र में भी वर्णित है। दोनों संप्रदाय जो है, दोनों प्रमुख संप्रदाय जैन धर्म के, दिगंबर और श्वेतांबर, इसका पालन करते हैं। श्वेतांबर जो है श्वेत वस्त्र धारण करता है, उजला कपड़ा धारण करता है, और दिगंबर जो है वे नग्न अवस्था में रहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन का हिस्सा नहीं है? तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए, जयपुर। जयपुर जो है ये एनसीआर का हिस्सा नहीं है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से सिर्फ 2 जिला जो है एनसीआर का हिस्सा है। एक है अलवर, दूसरा है भरतपुर। ये दोनों एनसीआर का हिस्सा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में अंतर्राष्ट्रीय संगठन दिए हुए हैं और सूची 2 में स्थापना वर्ष दिए गए हैं। देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना हुई थी 1948 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना हुई थी 1944 में। यूनेस्को की स्थापना की गई थी 1946 में, तो ये हो गया 1946। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। और IMF की स्थापना 1944 में जो हुई थी वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है वो ढूंढना है हमें। 3 कथन दिए हुए, तीनों पर विचार करते हैं। एल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर के मध्य एवं पूर्वी भाग का सतही जल सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है। ये कथन गलत है। ठंडा नहीं हो जाता है, ये गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये कथन गलत हो गया हमारा। ला नीना की स्थिति में भारत में सामान्यतः औसत से अधिक वर्षा देखी जाती है। ये बिल्कुल सही है। एल नीनो और ला नीना दोनों ही एल नीनो सौदर्न ऑसिलेशन ENSO की अवस्थाएं हैं। ये भी कथन सही है। दोनों एक दूसरे की विपरीत अवस्थाएं हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। पहला कथन गलत है। एल नीनो में क्या होता है? पूर्वी और मध्य प्रशांत महासागर का सतही जल सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है। और ला नीना की स्थिति में क्या होता है? पूर्वी प्रशांत का जल जो है सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है। ये ठंडा जो हो जाता है, इसी वजह से भारत में मानसून की तीव्रता बढ़ जाती है और औसत से अधिक वर्षा होती है। भारत में नदी जोड़ो परियोजना इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है बाढ़ और सूखे की समस्या का संतुलित समाधान करना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना जो है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, ये भारत की पहली अंतरराज्यीय नदी जोड़ो परियोजना है जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच लागू की जा रही है। भारत में यूरेनियम और थोरियम के भंडार मुख्यतः क्रमशः कहां पाए जाते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, झारखंड और केरल। यूरेनियम झारखंड में ज्यादा पाया जाता है और थोरियम केरल में। भारत में यूरेनियम का प्रमुख भंडार मिलता है हमें झारखंड राज्य में। यहाँ पे जादूगोड़ा है, भटिन, नरवा पहाड़, तोरामडीह, ये खदानें यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश का लांबापुर पेट्टागट्ट और राजस्थान का टुम्माला पल्ले में भी यूरेनियम के भंडार मिलते हैं। अगर थोरियम की बात करें तो इसका मुख्य स्रोत है मोनाजाइट रेत। ये मिलता है केरल में, विशेष करके अलप्पी केरल में। भारत विश्व के थोरियम भंडार का लगभग 25% हिस्सा अपने पास रखता है। निम्नलिखित जनजातियों और उसके प्रमुख निवास क्षेत्रों के बीच सही मिलान करिए। यहाँ जनजाति दिया हुआ है, यहाँ प्रमुख क्षेत्र दिए हुए हैं। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये नीलगिरी पर्वत पर पाई जाती है, नीलगिरी पर्वत क्षेत्र में।
भील जनजाति पाई जाती है आपको राजस्थान गुजरात सीमा पर। गोंड जो है ये मध्य भारत में, और लुसाई मिजोरम की जनजाति है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, एक का बी, दो का डी, तीन का सी, चार का ए। टोडा जनजाति जो है दक्षिण भारत की नीलगिरी पर्वतमाला की जनजाति है, जो विशेषकर तमिलनाडु में पाई जाती है। ये पशुपालक जनजाति है, भैंस पालन और दुग्ध उत्पादन पर निर्भर है। भील जनजाति राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के सीमा क्षेत्रों में पाई जाती है। गोंड जनजाति मध्य भारत में पाया जाता है। लुसाई जो है मिजोरम की प्रमुख जनजाति है, जिसे मिजो भी कहते हैं। भारत में शेड्यूल्ड ट्राइब को संविधान के 5वीं और 6ठी अनुसूचियों में जगह दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेंटल का विभाजन कौन सा मिलन बिंदु यानी डिसकंटिन्यूटी ऊपरी मेंटल अपर मेंटल को निचले मेंटल से अलग करता है? मतलब अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच कौन सी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है? तो सही आंसर है रेपिटी, ऑप्शन डी। इस फिगर में आपको क्लियरली दिख जाएगा कौन कौन से डिसकंटिन्यूटीज हैं, किनके बीच हैं। तो इसको याद रखने का एक ट्रिक भी है, कमर गला। कमर गला ये याद रखिएगा, आपको पता चल जाएगा। देखिए अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट इन दोनों के बीच कौन सा डिसकंटिन्यूटी है, कौन सा असंबद्धता है? तो कोनराड, को से कोनराड, ठीक। उसके बाद लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल इसके बीच कौन सा है? तो महो डिसकंटिन्यूटी, मो से महो डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच रेपिटी, यही तो हमारा प्रश्न था। उसके बाद आता है लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच गुटेनबर्ग, गौ से गुटेनबर्ग, और आउटर कोर और इनर कोर के बीच लेहमन, ल से लेहमन। तो कमर गला याद रखिएगा, डिसकंटिन्यूटी पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गलत कौन सा सुमेलित है? देखते हैं। सेल्वास उष्ण कटिबंधीय वर्षावन अमेजन बेसिन, बिल्कुल सही। अमेजन बेसिन में जो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है उनको हम सेल्वास नाम से जानते हैं, ये सही कथन है। लानोस शीतोष्ण घास स्थल दक्षिण अमेरिका, ये गलत सुमेलित है। लानोस जो है शीतोष्ण घास स्थल नहीं है, ये उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है, ठीक है। उसके बाद है टैगा शीतोष्ण शंकुधारी वन उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया, सही है ये। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का शीतोष्ण घास स्थल है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही वाला रॉन्ग है। सतपुरा श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत देखना है, इन 4 कथनों में कौन सा गलत है। यह श्रृंखला पश्चिम से पूर्व की ओर राजपीपला की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल श्रेणी में स्थित है। पश्चिम से पूर्व की ओर ये राजपीपला पहाड़ी और महादेव पहाड़ी और मैकाल श्रेणी में स्थित है, बिल्कुल सही। इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, 1350 मीटर के आसपास है, बिल्कुल सही। यह श्रेणी नर्मदा और ताप्ती यानी वैनगंगा नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है, ये कथन गलत है। वैनगंगा से संबंधित नहीं है। वैनगंगा जो है गोदावरी की सहायक नदी है, ये नर्मदा और ताप्ती के बीच जल विभाजक का कार्य करती है, लेकिन वैनगंगा से संबंधित नहीं है। यह श्रेणी नर्मदा नदी के दक्षिण में अवस्थित है। उत्तर में जो है नर्मदा होगा, नर्मदा, और दक्षिण में ताप्ती, ठीक है, इसी के बीच अवस्थित है। तो यह भी कथन सही है, तो ऑप्शन सी हमारा गलत हो गया। यहां सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में पदार्थ दिए हुए हैं, सूची 2 में अम्ल का प्रकार दिया हुआ है। तो खट्टा दूध लैक्टिक एसिड, ठीक है, सिरका अचार एसिटिक एसिड, सोडा वाटर या अन्य शीतल पेय ये होता है कार्बोनिक एसिड, और सेब मैलिक एसिड। तो सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी, 1 का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? अब यहां पर्यावरणीय संधि या प्रोटोकॉल दिए हुए हैं और इधर उद्देश्य या विषय दिए हुए हैं। तो कार्टिजना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से बिल्कुल सही संबंधित है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषक से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से संबंधित नहीं है, ये गलत है क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है। ग्रीन हाउस गैस इससे संबंधित है ये, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों प्रोटोकॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से कथन कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के संबंध में सही है? कौन कौन से करेक्ट है? ये 4 कथन दिए हुए हैं, चारों को देखते हैं।
कर्क रेखा के उत्तर में स्थित क्षेत्रों में ग्रीष्म अयनांत समर सोलिस्टिस के दिन सूर्य सीधे सिर के ऊपर होता है। बिल्कुल सही। ये समर सोलिस्टिस कब होता है? तो 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होता है। भारत में कर्क रेखा जिस बिंदु पर सर्वाधिक पश्चिम में प्रवेश करती है वह कच्छ का रण गुजरात है। बिल्कुल सही। कर्क रेखा भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्यों से होकर गुजरती है। ये कथन गलत है, सभी से नहीं गुजरती है। पूर्वोत्तर के बस 2 राज्य हैं उससे गुजरती है, उसका नाम है त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम, ठीक है। तो ये कथन गलत हो गया। कर्क रेखा जिन देशों से होकर गुजरती है वहां वर्ष में किसी समय सूर्य की किरणें लंबवत पड़ सकती है। बिल्कुल सही है। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। टोटल 8 राज्य से गुजरती है और विश्व की अगर बात करें तो 17 देशों से गुजरती है। तो यहां हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल 1, 2 और 4 कथन सही है। कर्क रेखा बोलते किसको है? तो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है। उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री। प्रश्न है माउंट ब्लांक पर्वत किस देश में स्थित है? सही आंसर है इटली और फ्रांस की सीमा पर स्थित है। ये इटली और फ्रांस की सीमा पर। इसे श्वेत पर्वत भी कहते हैं। श्वेत पर्वत, व्हाइट माउंटेन, क्योंकि हमेशा जो है ग्लेशियर से ढका रहता है। माउंट ब्लैंक जो है ये यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है, लगभग 4808 मीटर ऊंचा। फ्रांस और इटली की सीमा पर है। इसका एक छोटा सा हिस्सा स्विट्जरलैंड में भी पड़ता है। इसका नाम श्वेत पर्वत है, व्हाइट माउंटेन, क्योंकि हमेशा यह बर्फ ग्लेशियरों से ढका रहता है। यहाँ कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखला के नाम दिए हैं जो 2 देशों के बीच सीमा रेखा बनाते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा है फ्रांस और इटली के बीच कौन था? माउंट ब्लैंक था। फ्रांस और स्पेन के बीच पेरेनीस पर्वत, याद रखिएगा फ्रांस और स्पेन के बीच कौन है? पेरेनीस पर्वत। और चिली अर्जेंटीना के बीच एंडीज। जाग्रोस पर्वत जो है ये इराक और ईरान के बीच सीमा बनाती है। प्रश्न है केंद्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 315 के तहत। 324 जो है इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। 280 जो है ये वित्त आयोग से संबंधित है, वित्त आयोग। उसके बाद अनुच्छेद 148 ये कैग से संबंधित है। प्रश्न है कर्मणी प्रयोग का अर्थ है। कर्मणी प्रयोग का अर्थ होता है जब क्रिया कर्म पर हो। ऑप्शन बी करेक्ट है। जब क्रिया कर्ता पर हो तो उसको बोलते हैं कर्तरी प्रयोग, कर्तरी प्रयोग। और जब क्रिया भाव पर हो तो उसको बोलते हैं भावे प्रयोग, भावे प्रयोग। प्रश्न है उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये वाक्य है मिश्र वाक्य। ऑप्शन बी करेक्ट है, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक आश्रित उपवाक्य होता है। इसमें आप देखेंगे कि दोनों की से जुड़े होंगे या तो फिर जो से, क्योंकि, जब तब, ठीक है। ये सब वर्ड से कनेक्ट रहते हैं, तब आप समझ जाइएगा कि ये मिश्र वाक्य उदाहरण है। संयुक्त उपवाक्य में आप देखेंगे कि सेंटेंस जो है और से जुड़ा हुआ होगा, और, या, पर, किंतु, ठीक है। तो आप पकड़ लेना कि ये संयुक्त वाक्य है। यहां पे ये क्या है? की से जुड़ा हुआ है, की, जो, क्योंकि, जब तक, ये सब मिश्र वाक्य में आ जाते हैं। तो प्रश्न है ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी 32 दिन में, सी 64 दिन में पूरा कर सकता है। ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ दिया, बी ने काम पूरा होने से पहले 6 दिन पहले छोड़ा, तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इजीली बना सकते हैं। देखिए 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी। ए जो है 24 दिन में कार्य को पूरा कर सकता है, बी 32 दिन में, सी 64 दिन में। अब इनका एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम हो जाएगा आपका 192, 192। तो 192, 24 8 192 हो गया, 32 छक्के 192 और 64 तिया 192। अब देखिए अब क्या कह रहा है प्रश्न कि 6 दिन जो है तीनों मिल के कार्य करता है। 6 दिन बाद ए ने काम छोड़ा था, तो पहले के 6 दिन जो है ए, बी और सी तीनों मिलकर काम किया है। तो ए, बी और सी अगर तीनों मिलकर काम करता है तो कितना यूनिट होता है? 8, 6 और 3 कितना हो गया? 17। तो 17 गुना 6, 6 दिन काम किया है तो टोटल कितना हो गया? 102, ठीक है। और बोला है आखिरी के 6 दिन,
आखिरी 6 दिन जो है सिर्फ सी काम किया, सी अकेले काम किया है। सी अकेले काम किया तो सी का कैपेसिटी क्या है 3, तो 3 गुना 6 यानी 18। तो टोटल काम कितना हो चुका है हमारा 102 प्लस 18 कितना हो गया 120। ठीक है, तो बचा कितना 192 माइनस 120 कितना बच गया 72। तो हमें 72 काम करना है, 72 यूनिट बचा हुआ है। तो 72 यूनिट कितना दिन में पूरा होगा। तो इसमें बी और सी काम किया है, क्योंकि आखिरी का 6 दिन जो है सी अकेले काम किया है, मतलब इससे पहले बी और सी मिलकर काम किया है। बी और सी का कितना कैपेसिटी है, बी और सी का कितना कैपेसिटी है 6 3 9 है। तो 72/9 कितना हो जाता है 9 8 72 यानी 8 दिन, यानी इसको लगा 8 दिन। तो टोटल कितना दिन हो गया 6 दिन 8 दिन और आखिरी के 6 दिन, टोटल हो गया 20 दिन। तो आंसर क्या हो जाएगा 20 दिन। कुल कार्य करने में 20 दिन लगे। प्रश्न है 6 मित्र पी क्यू आर एस टी यू गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो एक गोल मेज है, यहां पे चारों ओर जो है केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं 6 दोस्त। ठीक है, 6 दोस्त केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। अब कंडीशन दिया हुआ पी टी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यहां दाएं से बोल रहा है। तो दाएं का मतलब यहां पे केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, इसलिए हम क्लॉकवाइज लेते हैं, क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरह से यहां दिया हुआ है पी टी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो हम किसी भी जगह पे टी लिख लेते हैं, मानिए टी लिख लिए। यहां बोल रहा है पी जो है टी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, दायां हमारा क्लॉकवाइज इधर हो गया, तो टी के दाएं से दूसरे स्थान पर इधर आइए, पहला और दूसरा। तो यहां कौन बैठा है पी बैठा है। अब बोल रहा है आर एस एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है, आर और एस साथ साथ बैठे हुए हैं बगल बगल। क्यू जो है आर एस का पड़ोसी नहीं है, क्यू आर एस का पड़ोसी नहीं है। तो अगर हम मानिए आर एस पड़ोसी लेते हैं कहीं भी, इन तीनों जगह में से कहीं भी, तो क्यू जो है उसके पड़ोसी में आ जाएगा। तो क्यू मतलब कहां होगा, क्यू यहां पे है, क्यू आर एस से दूर बैठा हुआ है। अब यू जो है एस के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यू जो है एस के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो इसका मतलब यह हो गया कि यू जो है यहां बैठा होगा और यहां पे हमारा बैठा होगा आर और एस। तो यहां पे हो गया आर, यहां पे हो गया एस। अब पूछ रहा है क्यू के दाएं से तीसरा कौन बैठा है, क्यू के दाएं से इधर जाएंगे तीसरा 1 2 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा आर, ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न है घड़ी में 3:15 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। इस तरह का प्रश्न आपको जब मिले तो आप एक फॉर्मूला यूज कीजिएगा, 30 × h - 11/2 × m। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। अब इस पर मान पुट कीजिए, 30 गुना h कितना है 3, 11/2 गुना m कितना है 15। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा 7.5 डिग्री। ठीक है, यहां 37.5 गलत दिया हुआ है, 7.5 होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्रश्न है 10 फैक्टोरियल के कितने गुणनखंड विषम हैं और 3 से विभाज्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24। प्रश्न है 20,000 की राशि को 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। पहले वर्ष के लिए ब्याज दर 10% वार्षिक और दूसरे वर्ष के लिए 12% वार्षिक है। यदि ब्याज चक्रवृद्धि रूप से लिया जाता है तो 2 वर्षों के अंत में कुल राशि क्या होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला है A = P 1 + R1/100 और 1 + R2/100। इस पे मान पुट कीजिए, P कितना है 20,000 है और 1 + R1 कितना है तो 10% है और R2 कितना है 12% है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए आप तो आपको 24,640 ये आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। प्रश्न है एक ठोस धातु का बेलन सिलेंडर जिसकी ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर को पिघलाकर उतनी ही धातु से एक गोला बनाया जाता है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। सबसे पहले बेलन यानी सिलेंडर का आयतन कितना होता है, आयतन इसका सूत्र है πr² h, और गोला का क्या होता है
गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। यहां पे बेलन का हाइट क्या दिया हुआ है, h दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और r दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर। हमें ये वाला r निकालना है, ठीक है। प्रश्न से क्या दिया हुआ है, दोनों का आयतन बराबर हो गया, तो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। यहां पाई हटा दीजिए, आर स्क्वायर कितना है, आर कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर, एच कितना है 10, और यहां पे 4/3, हमें यही आर क्यू निकालना है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने पे आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन सी 7 सेंटीमीटर। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहां एकोमोडेट लिखा गया है, इसका सही स्पेलिंग क्या है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ACCOMMODAT, एकोमोडेट। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड कैंडिड। कैंडिड का सिनोनिम्स होता है फ्रैंक, ऑप्शन बी करेक्ट है। बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है, तो बोस्टन टी पार्टी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। घटना है 16 दिसंबर 1773 का, अमेरिका के बंदरगाह है बोस्टन बंदरगाह। यह बात उस समय की है जब अमेरिका ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। यहां पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय से भरा हुआ जहाज बोस्टन पहुंचा। अमेरिकी उपनिवेशवासियों ने जमकर विरोध किया, जहाज पर चढ़कर चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया। इस घटना को बोलते हैं बोस्टन टी पार्टी। यहां पे कोई बैठ के चाय नहीं पिया गया था, चाय को उठा के फेंक दिया गया था समुद्र में। लेनिन द्वारा प्रस्तुत अप्रैल थीसिस, अप्रैल थीसिस किससे संबंधित था, तो सही आंसर है ऑप्शन बी, रूस में साम्यवादी क्रांति की दिशा निर्धारित करने वाली घोषणाएं। अप्रैल थीसिस की घोषणा की थी व्लादिमीर लेनिन ने, कब, तो 4 अप्रैल 1917 को पेट्रोग्राद रूस में। इसमें लेनिन ने एक नारा दिया था, सारी सत्ता सोवियतों को, ऑल पावर टू द सोवियत्स। यही घोषणाएं रूसी अक्टूबर क्रांति 1917 की वैचारिक नींव बनी थी। अलीनगर की संधि, ट्रीटी ऑफ अलीनगर का संबंध किससे है, तो यह संबंध है सिराजुद्दौला से, ऑप्शन ए। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुई थी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। यह संधि हुई थी कासिम बाजार फैक्ट्री विवाद और कोलकाता पर सिराजुद्दौला के कब्जा के बाद। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। यहां आंदोलन दिया हुआ है सूची 1 में, आंदोलन या विद्रोह, सूची 2 में उसका क्षेत्र या राज्य दिया हुआ है। तो मोपला विद्रोह किससे संबंधित है, केरल में हुआ था ये। पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था। एका आंदोलन अवध में हुआ था और बिरसा मुंडा बिहार में हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में हुआ था, अब ये झारखंड में पड़ता है, झारखंड में, ठीक। तो सभी जो है सही सुमेलित ही हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। मोपला विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका ईयर भी याद रखिए, 1921 में हुआ था, मालाबार क्षेत्र केरल में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कब स्थापित की थी, तो यह स्थापित किया था उन्होंने 1620 ईस्वी में तमिलनाडु में, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1616 में डेनमार्क में, और भारत में इसने पहली फैक्ट्री लगाई थी 1620 में तमिलनाडु के ट्रैंकोबर में। वर्तमान में इसको बोलते हैं थरंगमबाड़ी। उस समय यहां के राजा थे रघुनाथ नायक। ऐतिहासिक कृति तारीख के दिलकुशा के लेखक निम्न में से कौन है, तो इनके लेखक हैं भीमसेन सक्सेना, ऑप्शन सी करेक्ट है। इस पुस्तक में उन्होंने मुगल काल और दिल्ली सल्तनत का इतिहास दर्शाया है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति किसके लिए है, इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाया था, उसी के लिए यह प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था, तो खलीफा घोषित किया था मुबारक खिलजी ने, ऑप्शन डी करेक्ट है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का कार्यकाल रहा 1316 से 1320। उसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था और अल इमाम खिलाफत उल वाथिक बिल्लाह की उपाधि भी धारण की थी। नीचे दी गई सूचियों का मिलान करना है। सूची 1 में विवरण दिए हुए हैं और सूची 2 में कर के नाम दिए गए हैं, टैक्स के नाम दिए गए हैं। तो देखिए, हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, उसको खराज कहते थे। युद्ध की लूट में राज्य का हिस्सा, वो कहलाता था खुम्स। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर कहलाता था उस्र, और मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर था जकात। इसमें सभी जो है सही सुमेलित हैं, सही सुमेलित हैं सारे, ठीक है। इसमें विकल्प कोई भी सही नहीं दिया हुआ है, तो सही सुमेलित हम मान लेंगे इसको।
प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? गौतम बुद्ध ने किसी को स्पष्ट रूप से नामित नहीं किया था, तो सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। उन्होंने बोला था धम्म ही मार्गदर्शक बनेगा। भगवान बुद्ध ने संघ को स्वशासन का निर्देश दिया था, किसी को स्पष्ट रूप से नामित नहीं किया था। उन्होंने संघ के सदस्यों को कहा कि धम्म को ही मार्गदर्शक बनाएं। इस प्रश्न में दो स्तंभ दिए गए हैं। स्तंभ ए में व्यक्तित्व दिया हुआ है, स्तंभ बी में स्थान दिया हुआ है। इसका मिलान करना है। पहला है भोज, इसका संबंध हो जाएगा धार से, क्योंकि राजा भोज जो हैं ये मालवा के शासक थे। कहाँ के? मालवा के। इनकी राजधानी थी धार। राजधानी क्या थी? धार। ये राजा भोज जो है परमार शासक थे। दुर्गावती ये गोंडवाना की वीरांगना थी, मुगलों के साथ इन्होंने युद्ध किया था। समुद्रगुप्त महान गुप्त शासक थे, इनका शासन जो है उज्जैन तक फैला हुआ था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, भारत का नेपोलियन, नेपोलियन, ठीक है। अशोक महान मौर्य शासक थे, इनका विवाह विदिशा में हुआ था, तो विदिशा से संबंध इनका रहा है। तो सभी सही सुमेलित हैं, सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से किसने हून शासक मिहिरकुल को पराजित किया था? तो इनको पराजित करने वाले शासक थे यशोधर्मन। ऑप्शन बी करेक्ट है। यशोधर्मन जो है 6वीं शताब्दी में मालवा और ग्वालियर क्षेत्र के बहुत ही महान शासक थे। उन्होंने हून शासक मिहिरकुल को पराजित किया और भारत में हूनों की ताकत को कमजोर कर दिया। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर और ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की थी? दान सागर एक स्मृति ग्रंथ था और अद्भुत सागर एक ज्योतिष ग्रंथ था। इसकी रचना किसने की? तो इसकी रचना की थी बल्लाल सेन ने। ऑप्शन सी करेक्ट है। बल्लाल सेन बंगाल के सेन वंश के शासक थे। किस वंश से संबंधित थे? तो सेन वंश से। निम्नलिखित सिंचाई परियोजना को उनके संबंधित राज्यों के साथ मिलाइए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यहां सिंचाई परियोजनाएं दी गई है और संबंधित राज्य दिए गए हैं। तो दमनगंगा जो है ये गुजरात राज्य की परियोजना है, दमनगंगा नदी पर, तो सही है। गिरना जो है ये महाराष्ट्र राज्य की परियोजना है, ये भी गिरना नदी पर है, सही है। अब पांबा जो है केरल राज्य से संबंधित है, पांबा नदी पर यह सिंचाई परियोजना है। तो तीनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत के प्रमुख पर्यावरण आंदोलनों में से एक अपिक्को आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सही आंसर है पश्चिमी घाट से संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट है। यह शुरू हुआ था कर्नाटक से, कर्नाटक से शुरू। अपिक्को आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1983 में पश्चिमी घाट क्षेत्र में। यह कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ और शिमोगा जिले में प्रारंभ हुआ था। एक और महत्वपूर्ण आंदोलन है चिपको आंदोलन, ये 1973 में शुरू हुआ था उत्तराखंड में। एक और ध्यान में रखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में शुरू हुआ था गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में। मेधा पाटकर इसकी प्रमुख नेत्री थी। भारत के इतिहास में सबसे लंबा पर्यावरण आंदोलन है ये। निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर विचार करें। यहां पे 5 मैंग्रोव स्थल दिए हुए हैं। पूछा जा रहा है इनमें से कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। पूर्वी तट पे कौन कौन स्थित है? सबसे पहले ये जानते हैं ये कहां कहां है। तो पिचावरम जो है ये तमिलनाडु में अवस्थित है। मुथुपेट ये भी तमिलनाडु में है। कुंडापुर ये कर्नाटक में है, कर्नाटक। भितरकनिका ये ओडिशा में है और गुनेरी ये गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में। तो इनमें से एक पिचावरम, एक मुथुपेट और एक भितरकनिका, ये तीनों जो है पूर्वी तट पर है, पूर्वी तट पर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, केवल 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। कुंडापुर ये पश्चिमी तट पर है और गुनेरी गुजरात में है, ये भी पश्चिमी तट पर है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि मिष्टी पहल 2023 में शुरू किया गया था भारत सरकार द्वारा मैंग्रोव संरक्षण और पुनर्वास के लिए एक योजना है। प्रश्न है, संकटग्रस्त जातियों की IUCN रेड डेटा बुक की स्थापना कब की गई थी? तो सही आंसर है ऑप्शन बी 1964 में। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इन्होंने ही डाटा बुक, रेड डाटा बुक की स्थापना की थी 1964 में। IUCN की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। इसका मुख्यालय है ग्लेंड, स्विट्जरलैंड में। इस संस्था ने रेड डेटा बुक की स्थापना की थी 1964 में संकटग्रस्त जातियों के लिए।
यहाँ पे रेड डेटा बुक के कलर कोड्स दिए हुए हैं, एक बार इसको भी देख लीजिएगा। और एक बात याद रखिएगा, यूनेप का भी, यूनेप की स्थापना 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में। ये ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक जारी करता है, ये भी कई बार पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। WWF विश्व वन्यजीव कोष 1961 में स्थापना की गई थी, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। प्रश्न है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है समताप मंडल में। यहां पे बात किया जा रहा है ओजोन परत का, ओजोन परत ये पाया जाता है हमारा समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। ये ओजोन परत सूर्य से आने वाली पाराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज को रोककर हमें बचाता है। हमारे वायुमंडल की परतों को बांटा गया है 5 भाग में। एक है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल, मीजोस्फेयर, आयन मंडल, आयनोस्फेयर और बहिर्मंडल, एक्सोस्फेयर। क्षोभ मंडल का औसत ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर के लगभग है। बादल, वर्षा, तूफान, सारी मौसमी घटनाएं यहीं पर होती है। समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है और वायुयान इसी परत में उड़ते हैं। मध्य मंडल में उल्कापिंड, मेटियोर्स जो है जलकर नष्ट हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण का जैव सूचक है? जल प्रदूषण का जैव सूचक कौन सा है? तो वो है मेढक, ऑप्शन बी करेक्ट है। लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषण का सूचक है, वायु प्रदूषण का, इसको ध्यान में रखिएगा। मेढक को जल प्रदूषण का जैव सूचक माना जाता है यानी बायो इंडिकेटर माना जाता है। इसका कारण है कि मेढक की जो त्वचा होती है परमिएबल स्किन होती है, इसकी पारगम्य होती है, जिसके माध्यम से वह जल और गैसों का आदान प्रदान करता है। इसलिए अगर जल की गुणवत्ता में कोई भी परिवर्तन आया तो सीधे मेढक इफेक्ट होता है उससे। फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं और मछलियां ये जल की गुणवत्ता के सूचक होते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन चक्र यानी कार्बन साइकिल में शामिल नहीं है? नहीं कौन सा है? तो नाइट्रीकरण नहीं है, क्योंकि यह नाइट्रोजन साइकिल में शामिल होता है, नाइट्रोजन चक्र में, ठीक है, नाइट्रोजन चक्र में होता है ये। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या घोषित की गई है? तो यह किया गया है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ऑप्शन बी। योग दिवस मनाते कब है? तो 21 जून को। 2025 में 11वां संस्करण मनाया गया है योग दिवस का। इसका थीम क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, यानी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ सूची 1 में पुस्तक दिया हुआ है, सूची 2 में उसके लेखक दिया हुआ है। तो आइए मिलन करते हैं। MS स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है प्रेमवदा जयकुमार ने। वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर, ये लिखा है गीतांजलि श्री ने। दिया सलाई लिखा है कैलाश सत्यार्थी ने। और सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्ध, ये लिखा है अद्वैत कोठारी ने। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। पहला खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहां किया गया? तो यह किया गया नई दिल्ली में, ऑप्शन ए करेक्ट है। आयोजन स्थल था इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली और 13 जनवरी से 19 जनवरी तक यह टूर्नामेंट किया गया था। पुरुष और महिला दोनों वर्गों का विजेता भारत रहा। अंगीकार 2025 अभियान का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो यह किया गया है केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन डी करेक्ट है। इस अभियान का शुभारंभ नई दिल्ली से किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2025 में उच्च शैक्षिक संस्थानों की समग्र यानी ओवरऑल श्रेणी में पहला स्थान किस संस्थान को प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है IIT मद्रास को, ऑप्शन बी करेक्ट है। नंबर 1 पे रहा IIT मद्रास, सेकंड पे IISc बेंगलुरु और थर्ड पे IIT बॉम्बे। प्रश्न है, भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका उद्घाटन किया गया है सोनीपत में। सोनीपत कहां है? तो हरियाणा में, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसका उद्घाटन किया था लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। संग्रहालय में दर्शकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए संविद नाम का एक टूर गाइड रोबोट भी शामिल किया गया है, यह ध्यान में रखिएगा, संविद। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि संविधान की जो मूल हस्तलिखित प्रति थी वो लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसे भी इस संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है। भारत और यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA पर हस्ताक्षर कब किया गया है? तो यह किया गया है 24 जुलाई 2025 को, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। CETA
कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। प्रश्न है 5वां आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया? तो ये आयोजित हुआ है गोवा में। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसका थीम था कनेक्टिंग द यूथ शेपिंग आवर फ्यूचर। आसियान का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में। 10 सदस्य देश है इसमें। 11वां सदस्य बनने की प्रक्रिया में कौन सा देश है? तिमोर लेस्ते। इसका भी नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, तिमोर लेस्ते। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण संचालन किया है। यह मालगाड़ी कितने किलोमीटर लंबी है? तो ये है 4.5 किलोमीटर लंबी, 4.5 किलोमीटर लंबी है ये ट्रेन। अभी दुनिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पास है, जो कि 7.3 किलोमीटर लंबी है। राष्ट्रपति की एड डी कैंप एडीसी नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला सैन्य अधिकारी हैं, तो ये हैं यशस्वी सोलंकी। ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा गलत सुमेलित है? तो देखते हैं। जोरावर हल्का युद्धक टैंक, ये सही है। भार्गवास्त्र ड्रोन रोधी प्रणाली, ये भी सही है। इक्षक सर्वेक्षण पोत है, ये भी सही है। तो मतलब इनमें से कोई भी गलत सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा निम्नलिखित में से किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया था? तो यह किया गया था म्यांमार के लिए। म्यांमार में एक साइक्लोन आया था मोचा, उसी से प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाना था। प्रश्न है मार्च 2025 में अभ्यास समुद्री ड्रैगन भारत और निम्नलिखित में से किन देशों के बीच आयोजित किया गया था? यहां दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया। 4 देश, ये चारों सम्मिलित थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यह अभ्यास आयोजित किया गया था गुआम तट पर। यूएस ओपन 2025 के पुरुष एकल विजेता हैं, तो सही आंसर है कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन ए करेक्ट है। टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं हर एक साल। पहला होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन ओपन, चौथा यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियाई ओपन में जेनिक सिनर जीते थे और विंबलडन ओपन में जेनिक सिनर जीते। फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन में कार्लोस अल्कराज ने जीत दर्ज की है। अगस्त 2025 को घोषित 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है कटहल को। ऑप्शन बी करेक्ट है। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के और भी श्रेणी के विजेताओं को देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो है ये मिला था 12th फेल को। बेस्ट एक्टर इन मेल मिला था शाहरुख खान को और विक्रांत मैसी को। विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए, शाहरुख खान को जवान के लिए। अभिनेत्री में यह पुरस्कार गया था रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म मिला था कटहल ए जैकफ्रूट मिस्ट्री को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY एक बीमा योजना है जो किसी कारण से मृत्यु हो जाने पर जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। इसमें शामिल होने की आयु सीमा क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा 18 से 50 वर्ष। ऑप्शन सी। यह योजना शुरू किया गया था 2015 से। ISFR 2021 की तुलना में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्यों का सही अवरोही यानी घटता हुआ क्रम बताएं। तो वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि किया था मिजोरम ने, फिर गुजरात, फिर उड़ीसा, फिर कर्नाटक। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा का संशोधित अनुमान जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो ये है 4.8%। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट रहेगा जीडीपी का 4.8%। केंद्रीय बजट घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 कथन दिए हैं, देखते हैं। प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना के प्रथम चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया जाएगा। यह भी सही है। तो दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। आप इन तीनों दालों का नाम याद रखिएगा, तूर, उड़द और मसूर। आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व के सबसे प्राचीन स्टेडियम और शैलकृत यानी रॉक कट स्थापत्य कला का प्रमाण किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है हमें धौलावीरा से। ऑप्शन सी करेक्ट है। धौलावीरा है कहां? तो यह है गुजरात में।
धौलावीरा से जल संरक्षण प्रणाली के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ये भी ध्यान में रखना है आपको। धौलावीरा को 2021 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में सूचीबद्ध किया। इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो लेकर हम बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।